हेलो गाइस। तो गाइस इस वीडियो में हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये जेईई 2019 की 9 जन शिफ्ट 2 का क्वेश्चन है। इफ द सर्कल्स दिस एंड दिस इंटरसेक्टेड एट 2 पॉइंट्स देन। तो देखो आपको जो पहला सर्कल गिवन है वो क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16x माइनस 25 प्लस 164 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसकी अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूं तो ये क्या लिखा हुआ है, देखो पहले एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। ये लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस 20 टाइम्स ऑफ वाई प्लस 164 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली लिखी हुई एक्स माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 10 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो डायरेक्टली इसका सेंटर है 8,10 और रेडियस आर है। अब ना थोड़ा सा फिगर बनाता हूँ एक बार, मैं आपको ना गेम देखते ही समझ जाओगे। दो सर्कल बना लेता हूँ एक्चुअली में मैं। तो ये मेरा एक सर्कल हो गया, ये दूसरा मेरा एक सर्कल हो गया, ठीक है। देखो ये इसका सेंटर मुझे पता है, ये है 8,10, ठीक है। एक और दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर मुझे पता है वो है 4,7, ठीक है। अगर इन दोनों सेंटर्स के बीच की अगर हम डिस्टेंस देखूंगा मैं तो कितनी है ये, ऑब्वियसली आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो आएगा 8 माइनस 4 का स्क्वायर 10 माइनस 7 का स्क्वायर विच इज 5। तो ये जो डिस्टेंस है इस सेंटर को अगर मैं a बोल दूं, इसको मैं b बोल दूं, तो a b की वैल्यू 5 है। अब देखो a की रेडियस तो r है विच इज वेरिएबल जिसके लिए हमें आंसर देने हैं, लेकिन b की रेडियस हमें पता है इक्वल टू 6 है। तो देखो अब b से अगर मैं 6 रेडियस का एक सर्कल बनाऊंगा, समझना मेरी बात को, ठीक है। तो ये जो मैंने अभी सर्कल बनाया है ये थोड़ा सा रॉन्ग है। कैसे रॉन्ग है, अगर B से 6 रेडियस का सर्कल बनेगा तो वो इस तरीके से जाएगा, क्योंकि ये लेंथ कितनी है 5 है, तो वो कहीं यहां से पास होना चाहिए इस जगह से। समझ रहे हैं आप बात को, क्योंकि उसकी रेडियस 5 से ज्यादा है। तो हमारा जो सर्कल होगा वो कुछ इस तरीके का बनेगा, ठीक है। तो ये हमारा कुछ सर्कल इस तरीके का बना आपका। अब तो ये हो गया हमारा यहाँ पे कहीं पे पॉइंट जिसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 1 के इक्वल, ये लेंथ हमारी 1 के इक्वल हो जाएगी इस तरीके से। अब हमारा जो दूसरा सर्कल है आर रेडियस वाला, अब वो इस तरीके से बनना चाहिए कि वो इसे 2 बार कट करे। तो देखो 2 बार कब कट करेगा, समझना मेरी बात को। ये पॉइंट जो सबसे क्लोज वाला है ये इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है 1। तो अगर इसके सर्कल की रेडियस मींस जो ए सेंटर वाला होगा, इस स्मॉल आर की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या होगा, हमारा सर्कल कुछ इस तरीके से बन जाएगा जो सिर्फ इसको टच करके ऐसे बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इनडायरेक्टली जो रेडियस है आर वो ग्रेटर देन 1 तो होनी ही होनी चाहिए। लेकिन अब जैसे ना क्या होगा, रेडियस बड़ी होगी बड़ी होगी बड़ी होगी और बड़ी होगी, तो एक ऐसे बड़ा वाला सर्कल भी बन सकता है। देखो ये बड़ा वाला, ये वाला सर्कल, ये बड़ा वाला जो इस तरीके से कुछ कुछ बनेगा, है ना। तो ये वाला एक सर्कल होगा जो मैक्सिमम रेडियस का हो सकता है। तो मैक्सिमम रेडियस का सर्कल कितना हो जाएगा, देखो 1, ये वाली डिस्टेंस 5 और ये वाली डिस्टेंस भी 5। तो जब ये डिस्टेंस का हमारा बनेगा तो 5 प्लस 5 प्लस 1 मीन्स r इज इक्वल टू 11 का, तब भी वो सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच करेगा। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि या तो रेडियस क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, साथ ही रेडियस लेस देन 11 भी होनी चाहिए, तभी ये 2 बार कट कर सकते हैं। अब बीच का कोई सा भी सर्कल बना लो, चाहे आप ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, हर बार 2 बार कट होगा ही होगा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, इफ वन ऑफ द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल गिवन बाय द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 इज अ कोड ऑफ सर्कल S whose center is -3,2 then the radius of S is। सॉल्व करते हैं। देखो सॉल्यूशन में हमें बोल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0 एक सर्कल है, ओके। सबसे पहले तो इस सर्कल का अगर मैं सेंटर और रेडियस देखूं तो इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 2, -3 और रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 12 विच इज इक्वल टू 5, ओके। तो एक सर्कल है जिसका सेंटर क्या है 2, -3 और रेडियस है 5। इसका एक डायमीटर जो है इस एस सर्कल का क्या है कोड है और एस सर्कल का सेंटर क्या है -3,2। तो मेरे को रेडियस ऑफ सर्कल एस बताना है। तो एक डायग्राम बनाते हैं। तो ये लेट से क्या है, एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y माइनस 12 इक्वल टू 0। ए बी क्या है इसका एक
डायमीटर है और ये डायमीटर जो है s इक्वल टू 0 के लिए कॉर्ड का काम कर रहा है और c जो है s इक्वल टू 0 का सेंटर है। तो सॉल्यूशन में मैं क्या बोल सकता हूँ, लेट्स से सेंटर से मैंने इस कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया, तो मेरे को पता है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट्स द कोड, तो जो p पॉइंट होगा वो ab का मिड पॉइंट हो जाएगा, राइट। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, p इज मिड पॉइंट ऑफ ab, राइट, p इज मिड पॉइंट ऑफ ab। अब ab क्या है, इस वाले सर्कल के लिए डायमीटर है, राइट, और डायमीट्रिक एंड्स का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, वो तो इस वाले सर्कल का सेंटर हो जाएगा। तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ कि जो p पॉइंट होगा वो इस सर्कल का क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा, दैट इज 2,-3 हो जाएगा, राइट। और p अगर इस छोटे सर्कल का सेंटर है तो pb क्या हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल की रेडियस हो जाएगी, राइट। सो pb कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ओके, c के मेरे को कोऑर्डिनेट्स पता है, c मैंने s इक्वल टू 0 का सेंटर मानना है। c के मेरे को कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन थे, -3,2, राइट। c के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, -3,2 थे। अब मैं क्या बोल सकता हूं कि इन ट्रायंगल PCB, इन ट्रायंगल PCB अगर मैं पाइथागोरस यूज करूं तो PC स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, PC स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर विल बी इक्वल टू CB स्क्वायर। CB क्या हो जाएगा, S इक्वल टू 0 का रेडियस हो जाएगा, तो इज इक्वल टू R स्क्वायर। ओके, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं, PC मेरे को कैलकुलेट करना होगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो PC स्क्वायर क्या हो जाएगा, देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, बिकॉज PC क्या होगा, PC होगा मेरा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सो 2 माइनस -3 दैट इज 2 प्लस 3 इस पूरे का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, सो -3 माइनस 2 हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, 3 + 2 5, 5 का स्क्वायर 25 प्लस ये भी कितना हो जाएगा 25। सो PC इज अंडर रूट 50, राइट। तो PC स्क्वायर कितना हो जाएगा, PC स्क्वायर हो जाएगा 50। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 50 प्लस PB कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर इज इक्वल टू 75। दिस इंप्लाइज R विल बी अंडर रूट 75 विच इज इक्वल टू 5√3। ओके, तो ये मेरे पास क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया, रेडियस ऑफ सर्कल S इक्वल टू 0 विल बी 5√3। थैंक यू। Hello friends, the question is if two circles x minus 1 to the power 2 plus y minus 3 का whole square is equal to r square and x square plus y square minus 8x plus 2y plus 8 is equal to 0, ये सर्कल्स क्या कर रहे हैं, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमको कंडीशन बताना है रेडियस के लिए कि वो क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर वो दो सर्कल्स दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं तभी करेंगे जब कंडीशन, मैं लिखता हूँ कंडीशन फॉर टू सर्कल्स कंडीशन फॉर टू सर्कल्स फॉर इंटरसेक्ट इन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो वो कंडीशन क्या होती है, मॉड में R1 माइनस R2 ये वैल्यू लेस देन होगा किससे, D से, और D ग्रेटर देन, ये मतलब D जो हो जाएगा लेस देन R1 प्लस R2। और D क्या है, D है हमारा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ टू सर्कल, दो सर्कल्स के सेंटर के जो बीच की दूरी होगी वो D है। अगर वो D ग्रेटर देन होगा मॉड ऑफ R1 माइनस R2, यानी रेडियस के डिफरेंस से ग्रेटर देन होगा, और लेस देन होगा उनके रेडियाई के समेशन से। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं पहले वाले सर्किल के लिए x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अगर मैं यहाँ पे मैं देखूं
तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा h कॉमा के, यानी ये हो जाएगा 1,3। और रेडियस यहाँ पे क्या है r1 की वैल्यू वो है r। तो सेकंड सर्किल की अगर मैं बात करूं जो कि क्या है यहाँ पे x² + y² - 8x + 2y + 8 = 0। अब अगर इसके लिए हम सेंटर की बात करें तो वो क्या होता है -g, -f। अब अगर हम इसको जनरल सर्कल के इक्वेशन से अगर कंपेयर करें तो 2g की वैल्यू है -8, तो g की वैल्यू हो गई -4, तो -g का मतलब हो गया 4। और यहाँ पे 2f की वैल्यू क्या है 2, तो f की वैल्यू 1, तो -1 हो जाएगा ये। और अगर रेडियस की बात करें r2, वो कितना हो जाएगा √g² + f² - c। तो अंडर में क्या आ जाएगा g की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4 का होल स्क्वायर प्लस f की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे देखें c की वैल्यू क्या है 8, तो ये हो जाएगा माइनस, और c की वैल्यू 8, तो ये लिख दिए। तो r2 की वैल्यू आ गई √में 16 + 1 - 8, तो ये आ जाएगा 3 यूनिट। r2 आ गया 3 यूनिट। अब ये इस कंडीशन को हम अगर देखें तो ये क्या हो जाएगा r1 है r2 आ गया 3, तो मॉड में क्या हो जाएगा r - 3। यहाँ पे d क्या हो गया डिस्टेंस, तो d निकाल लेते हैं सेंटर के बीच की दूरी। तो एक सेंटर 1,3 हो गया और एक सेंटर 4, -1, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर √में। तो ये क्या हो जाएगा 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई √में 3 का होल स्क्वायर प्लस -4 का होल स्क्वायर, ये आ गया √25 यानी 5। और यहाँ पे ये हो जाएगा मॉड ऑफ r - 3 इज लेस देन d। d की वैल्यू क्या है 5 और d क्या है लेस देन r1 + r2, और r1 + r2 अगर मैं देखूं तो ये कितना हो जाएगा r + 3। ठीक है, अब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा मॉड में r - 3, ये वैल्यू क्या है लेस देन 5, और ये वैल्यू 5 क्या है लेस देन r + 3। अब ये इम्प्लाई कर रहा है कि r की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से अगर मैं देखूं तो r की वैल्यू हो जाएगी -2 से 8 तक। इतना समझ में आया? ठीक है, एंड r ग्रेटर देन, यहाँ पे अगर देखें तो r + 3 ये किससे ग्रेटर देन है 5 से, तो r ग्रेटर देन 2। और यहाँ पे प्लस माइनस दोनों से ओपन किया, एक बार प्लस से करेंगे तो r - 3 लेस देन 5, यानी r लेस देन 8 ये लिख दिया हमने। माइनस से खोलेंगे तो -r, ठीक है, और +3 ये वैल्यू क्या है लेस देन 5, यानी -r लेस देन 2। ठीक है, इसका मतलब r ग्रेटर देन हो जाएगा -2। तो यही हमने लिख दिया दोनों को ऐड कर मिला के। अब ये आ गया r की दो वैल्यूज। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ r की वैल्यू ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए और r की वैल्यू लेस देन 8 होनी चाहिए, ग्रेटर देन -2। इसका मतलब ये हुआ कि r की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन होगी और लेस देन 8 होगा। अगर हमें इसको लंबन लाइन पे ड्रॉ करें तो ये -2 यहाँ पे क्या आएगा 2, यहाँ पे 8, तो हमको ये वाला रीजन मिलेगा यहाँ से यहाँ तक वाला।
तो अब हमारा ये फाइनल आंसर होगा। अब हम ऑप्शन की तरफ चलें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। थैंक यू। Hello everyone. In this question, we have to match the statements in column 1 with the properties in column 2. Let's start with the first case, which says that circles are intersecting. We have to take two intersecting circles. So, the circles will be, let this be the first circle. And next again, we have to take a circle. Let me take it a small intersecting circle like this. So now we have to see how many tangents can we have. The first tangent can be touching this circle and this circle at a point, and second tangent can be like this, which is touching both the circles. Now it will have a normal also. What is the normal? Normal, the line which is connecting the two centers of the two circles, and between these 2 points we can only draw one line. So it will have two tangents and one normal, right? One normal line. Let's check in the column 2 which properties are matching. Have a common tangent. Yes, it have a common tangent. It has a common normal. Yes, it has a common normal also. So both the P and Q will be for A. Now let's take the next case. Two mutually external circles. Now both the circles are mutually external. Let's take this case now. This is the one circle and another circle can be this. Now they are mutually external. They are not connecting. They are not even touching each other. If they'll touch, the case will be different. Now if we see what will be the tangents. One tangent can be like this. One tangent can be like this. Right? These are the two tangents, or what do we call? These are the two direct tangents. Okay, so two direct tangents we got. It has more two tangents. One can be like this and another can be like this. So it has four tangents, two direct and two transverse, or we say indirect. Okay, so two indirect tangents and two direct tangents. So in total it has four common tangents. Correct? It has four common tangents, and if we check the normal case, it has a normal also which is connecting the center of both the circles. So now let's check the column 2. It have a common tangent. Yes. It has four common tangents. It has a common normal. Yes, one common normal. So both P and Q will go for the B part also. P and Q. Now let's take the another case in which two circles, one strictly inside the other. Now the next case is one strictly inside the other. So first circle be this and next circle be this. Now it's completely inside the circle. How many we have? Let's check what about the tangents here. If I draw the tangent outside the circle, it will not be the common tangent for both the circles. If I draw tangent to the inner circle, then again it will not be a common tangent. So it will not have common tangent, no common tangent in the C case, right? This was A, this was B, and this is C. So in C case, there is no common tangent, but if we check the normal, if the center is this, or the center for the bigger circle is this, if we take O and O dash, so yes, they will be connect, so they have one normal line, right? So
let's check the case now for C part. Do not have a common tangent. Yes, they do not have the common tangent. They do not have a common normal, but they have a common normal. So which case will go for C part? It's R. They do not have common tangent, but they have common normal. The C part have also a common normal. So Q part also will go here, R and Q. Now let's take the fourth case, two branches of hyperbola. The D case will be two branches of hyperbola. How can be the hyperbolas? If I take a straight line, the two hyperbolas will be somewhere like this, right? Now if I draw the tangent for this hyperbola, this will not be a common tangent for both the hyperbolas. If I draw the tangent for this slope, also there will not be common tangent. But yes, if there is a line passing through the center of the hyperbola, yes, they have one normal, but no common tangent. Now let's check the case or match the column. For the two branches of hyperbola, they do not have common tangents, but they have common normal. So again, for this also, Q and R case will go. And thank you. I hope the solution is clear.